जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सभी दल पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी झारखंड में खोई सत्ता पाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। संथाल परगना में डेमोग्राफी के मुद्दे को उसने नेशनल डिबेट का मुद्दा बना दिया है। लोकसभा में निशिकांत दुबे इसको उठाते हैं तो झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और अनंत ओझा ने कमान संभाल रखी है। नेशनल मीडिया पर इस पर डिबेट हो रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी नियुक्तियों को लेकर और चुनावी वादों को पूरा नहीं करने को लेकर हेमंत सोरेन को घेर रही है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता काफ़ी जोर लगा रहे हैं, लेकिन आज की ज़मीनी हकीकत यही है कि भाजपा ज़मीन पर काफ़ी कमज़ोर है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि 5 सीटें चली गई और जो सीटें जीती उनमें जीत का अंतर काफ़ी घट गया। 63 सीटें जहां 2014 में लीड पर थीं लोकसभा के चुनाव में, वो 47 पर सिमट गई 2024 में। तो चाहे संथाल हो या कोल्हान, बीजेपी के पास जिताऊ उम्मीदवारों की कमी है। ऐसे उम्मीदवार जो शर्तिया सीट जिता दें, वैसे उम्मीदवार बहुत कम हैं और ज़मीन पर तो कैडर बहुत बुरी स्थिति में है। बीजेपी आदिवासियों को अपने पाले में करने के लिए बेचैन है, लेकिन आदिवासी उसके पाले में आ नहीं रहे। 2019 में बीजेपी 79 सीटों पर लड़ी थी और उसे 25 सीटें मिली थीं। आजसू से तालमेल नहीं हुआ था और 13 सीटों पर भाजपा और आजसू ने एक दूसरे के खिलाफ लड़कर अपना खेल बिगाड़ लिया था। हालांकि इस बार हालात थोड़े मुख्तलिफ हैं। भाजपा और आजसू दोनों को समझ में आ गया है कि जिद करके उन्होंने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया था। सो दोनों पक्ष इस बार फ्लेक्सिबल हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर वार्ताओं का दौर भी जारी है। मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसके अनुसार आजसू ने बीजेपी के सामने करीब 14-15 सीटों की मांग रखी है। आजसू कौन कौन सी सीटें चाहता है इसकी सूची भी भाजपा को सौंप दी गई है, लेकिन यह भाजपा भी जानती है और आजसू पार्टी भी जानती है कि किन सीटों पर वह जीत सकती है। लिहाजा आजसू को उतनी ही सीटें मिलेंगी। जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक आजसू को दहाई अंक में सीटें नहीं मिलने जा रही हैं। आजसू को ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 सीटें ही बीजेपी दे सकती है। जहां तक आजसू का सवाल है, 3 सीटें उसके पास पहले से हैं, ऑलरेडी हैं, सिल्ली, गोमिया और रामगढ़। ये सीटें तो उसको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा जुगसलाई, तमाड़, बड़कागांव, मांडू और डुमरी, ये 5 सीटें ऐसी हैं जहां आजसू टक्कर देने की स्थिति में है, जीतने की स्थिति में है। वैसे तो आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कुछ दिन पहले ईचागढ़ में कह दिया था कि हरेलाल महतो यहाँ से आजसू के प्रत्याशी होंगे और वे जीतकर एनडीए के विधायक बनकर विधानसभा जाएंगे। लेकिन इस पर बीजेपी ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, खास करके पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह और जिलाध्यक्ष ने। वैसे भी हरेलाल महतो की छवि बहुत साफ सुथरी नहीं है, हालांकि पैसा उनके पास बहुत है। तो ईचागढ़ को लेकर आजसू कितना अड़ेगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। जहां तक जुगसलाई की बात है, जुगसलाई में आजसू का संगठन और कैडर दोनों अच्छा था, लेकिन इस बार जेबीकेएसएस की एंट्री ने वहां समीकरण बिगाड़ दिया है। कुर्मी युवा इस बार जेबीकेएसएस और जयराम महतो के साथ दिखाई दे रहे हैं और 2014 में चुनाव जीतने वाले और सरकार के आखिरी 6 महीने मंत्री रहे रामचंद्र सहिस में जो अहंकार आ गया था लाल बत्ती पाकर, वह अभी भी पूरी तरह से मिटा नहीं है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से जुगसलाई और ईचागढ़ में एक ही सीट आजसू को मिलेगी और वह सीट जुगसलाई की सीट होगी, ये भी मुझे लगता है। दोस्तों, और जिन 8 सीटों का मैंने जिक्र किया, जुगसलाई, तमाड़, सिल्ली, रामगढ़, बड़कागांव, मांडू, गोमिया और डुमरी, तो इससे ज़्यादा सीट आजसू को नहीं मिलेगी, ये भी मुझे लगता है। बहुत हुआ तो 1-8 सीट का फ़र्क हो सकता है, सीटों की संख्या में भी और सीटों के नाम में भी, लेकिन आजसू को सिंगल डिजिट में ही सीटें मिलेंगी। 10 का आंकड़ा पार नहीं होगा या 10 के आंकड़े तक वो नहीं पहुंचेगी। इन सीटों के अलावा आजसू ने जिन सीटों पर दावा किया है वहां उसके पास हकीकत यह है कि दमदार उम्मीदवार भी नहीं हैं। ये 8 या 9 सीटें मिल गई तो
आजसू 5 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर सकता है। वैसे आजसू का दावा तो चंदन कियारी की सीट पर भी है, जहां से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी विधायक हैं। कुछ ऐसी भी चर्चाएं सुनने को मिली हैं कि इस बार अमर बावरी कांके की एससी सुरक्षित सीट से लड़ सकते हैं। अब इन चर्चाओं में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, यह तो समय बताएगा। लेकिन मेरी जो समझ है, मेरा जो मानना है कि बड़े नेताओं को अपनी ही सीट से लड़ना चाहिए। बड़े नेता ही अगर महफूज सीटों की तलाश करेंगे, सुरक्षित सीटों की खोज करेंगे, तो मुश्किल सीटें कौन निकालेगा और कैसे निकालेगा। बहरहाल बात तो जीत के समीकरण की हो रही है। आजसू के पास सबसे ज़्यादा संभावना कोयलांचल में ही है, यानी रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह का इलाका। ये पूरा इलाका कुर्मी हार्टलैंड है और यहाँ आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी सुदेश महतो की तुलना में ज़्यादा असरदार, ज़्यादा प्रभावशाली हो सकते हैं। अगर भाजपा आला कमान, खास करके मोटा भाई यानी गृह मंत्री अमित शाह उनकी पीठ ठोक दें तो चौधरी जी ज़मीन आसमान एक कर देंगे। जहां तक कोल्हान में आजसू पार्टी की संभावनाओं का सवाल है, तो कुर्मी, जिससे आजसू पार्टी को एसोसिएट किया जाता है कि वो कुर्मियों की पार्टी है, तो कुर्मी कोल्हान में दावा तो करते हैं कि हम यहाँ जिसको चाहें उसको जिता सकते हैं, जिसको चाहें उसको हरा सकते हैं। अर्जुन मुंडा और गीता कोड़ा को हराने का श्रेय भी कुर्मी ले रहे हैं। लेकिन अगर देखें तो किसी भी विधानसभा सीट पर कुर्मी निर्णायक स्थिति में नहीं है, डिसाइसिव पोजीशन में नहीं है। दूसरा, कोल्हान के आदिवासी कुर्मियों को देखना नहीं चाहते और बिना आदिवासियों के समर्थन के कोल्हान में सिर्फ 2 सीटें ही निकाली जा सकती हैं, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी। यही हाल संथाल परगना का है। संथाल में भी कुर्मी अकेले दम पर कहीं भी निर्णायक तादाद में नहीं है। हाँ, यादव समाज जरूर कुछ सीटों पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दोस्तों, आजसू पार्टी को जैसा मैंने बताया कुर्मी पार्टी कहा जाता है। बीते 2 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में आजसू के विधायक लंबोदर महतो की मांग पर कहा था कि क्या कीजिएगा आदिवासी बनकर, यहाँ तो हम लोग आदिवासी, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। उनकी इस बात की कुर्मी समाज में तीखी प्रतिक्रिया है। लेकिन कुर्मी नेता, चाहे वो सुदेश महतो हों चाहे जयराम महतो, खुलकर इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे। भाजपा तो वैसे भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेगी। तो इस बात को लेकर भी कुर्मी कहीं ना कहीं आशंकित हैं कि आखिर उसके समाज के जो बड़े नेता हैं राजनीतिक दलों में, उनका क्या स्टैंड है। तो आजसू की बात हो गई। अब आते हैं जनता दल यूनाइटेड पर। जेडीयू एनडीए का अंग है। मोदी की सरकार बनाने और सरकार चलाने में जेडीयू का बड़ा रोल है। बिहार में भी बीजेपी और जेडीयू की साझा सरकार है और अभी हाल ही में जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक सरयू राय को शामिल कराकर जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड की सियासत में अपने पांव एक बार फिर जमाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। वैसे जनता दल यूनाइटेड एक सेक्युलर पार्टी के रूप में जानी जाती है। नीतीश कुमार भी एक सेक्युलर चेहरा हैं और जेडीयू की नज़र झारखंड में रहने वाले बिहारी मूल के कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ों के साथ भाजपा से नाराज चल रहे सवर्णों पर भी है। सरयू राय के आने से झारखंड में जदयू का खाता भी खुल गया है, तो जेडीयू +1 के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत की शुरुआत करेगा। जहां तक सीटों का सवाल है, 5 सीटें जेडीयू को दी जा सकती हैं। जदयू जमशेदपुर पूर्वी के साथ मांडू, तमाड़, बाघमारा, पांकी, छतरपुर और देवघर जैसी सीटों पर दावा कर सकता है और हुसैनाबाद की सीट एनसीपी के कमलेश सिंह के लिए छोड़ी जाएगी। तो आजसू को 8, जेडीयू को 5 और कमलेश सिंह को मिलाकर 14 सीटें होती हैं। भाजपा अपने लिए 67 सीटें रख सकती है अगर सहयोगी दल इन 14 सीटों में से 8 या 9 सीट ले आते हैं और भाजपा अपने कोटे की 67 सीटों में से 32-33 सीटें भी ले आती है, तो आसानी से बहुमत का आंकड़ा जुटाया जा सकता है, सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी ये सारा आकलन संभावनाओं पर आधारित है। असली तस्वीर तो सीटों के बंटवारे की घोषणा के बाद ही दिखेगी, तभी यह पता चल पाएगा और आकलन सही किया जा सकेगा
कि आखिर कितनी सीटें बीजेपी या एनडीए को आ सकती हैं। अभी तो जेडीयू के साथ सीटों के बंटवारे पर बातचीत भी शुरू नहीं हुई है जहां तक मुझे जानकारी है, लेकिन उम्मीद यही है कि जेडीयू के साथ अलायंस होगा। और इस बार झारखंड में एनडीए में भाजपा और आजसू के साथ साथ जेडीयू भी दिखाई देगा। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि सीटों के बंटवारे पर आखिरी तस्वीर क्या उभर कर सामने आती है। लेकिन जो समीकरण मैंने बताए, अगर उस हिसाब से समीकरण बैठे तो भाजपा सत्ता में आ सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टी यानी इंडिया अलायंस भी कमज़ोर नहीं है। फिलहाल ज़मीन पर इंडिया अलायंस ज़्यादा मजबूत है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो अभी इंडिया अलायंस में भी सीटों पर क्या सहमति बनती है। इस बार इंडिया अलायंस में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के साथ आरजेडी ज़्यादा सीटें मांग रहा है और इस बार माले को भी इंडिया अलायंस में शामिल कर लिया गया है। तो माले के लिए भी कुछ सीटें देनी होंगी। एक सीट पहले से माले के पास है, विनोद सिंह, जो बगोदर से विधायक हैं। तो दोनों पक्षों की तरफ से जब तक सीटों के बंटवारे को अंतिम स्वरूप नहीं दे लिया जाता, तब तक कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। लेकिन एनडीए का जो मोटा मोटी ढांचा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो खाका दिख रहा है, उस पर मैंने संभावनाओं पर चर्चा की है। आप इस संभावनाओं को किस नज़र से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।